हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा। तो इस वीडियो में मैं जो अभी अपडेटेड घटना सार आई है जो कि अंक 2 है, मैं इसे कंप्लीट कराऊंगी। इसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया गया है। अभी मैंने क्रॉनिकल मैगज़ीन पर पॉज लगाया। क्रॉनिकल मैगज़ीन को भी मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी, दोबारा से रीस्टार्ट कर दूंगी। लेकिन ये जो घटना सार है जो कि करंट हाफ ईयरली है, इसमें जनवरी से जुलाई तक के जो करंट कवर किए गए हैं, तो मैं इसे कराने की कोशिश करूँगी। तो आज हम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ है उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स और रैंकिंग आ जाती है, तो इसे याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से इस मैगज़ीन को कवर कराऊँ ताकि आप मल्टीपल टाइम्स ऑफ बार इसे रिवीजन कर सकें और जल्दी से चीज़ों को रिटेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली जो रिपोर्ट है वो है विश्व सतत विकास रैंकिंग 2025। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जून 2025 के आखिरी सप्ताह में 10वीं विकास रिपोर्ट, यानी कि ये कौन सी रिपोर्ट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 10वीं है, जिसमें भारत ने पहली बार एसडीजी की वैश्विक सूची में 193 देशों में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है। कितने देशों में हुआ है? 193। अगर हम विकास रिपोर्ट यानी कि एसडीआर की बात करें तो भारत की रैंक कितनी आई है इसमें? तो 99 जो है इसमें भारत की रैंक आई है। और अगर हम स्कोर की बात करें तो 67 स्कोर है, जबकि जो चाइना है वो 49 पर है और अमेरिका जो है वो 44 रैंक पर है। अगर हम चाइना के अंक की बात करें, स्कोर की बात करें तो 74.4 है और अमेरिका के स्कोर की बात करें तो 75.2 है। अगर हम भारत के पड़ोसी देश यानी कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव को देखें तो इस सूची में वो भारत से क्या है? आगे हैं। तो इसे याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि जो भारत के जो पड़ोसी देश है क्या वो भारत से आगे हैं कि पीछे हैं। तो आप याद रखिएगा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव जो हैं वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो भारत से आगे हैं, जबकि जो पाकिस्तान की हालत है वो भारत से बुरे हैं। अगर हम भूटान की रैंकिंग देखें, अगर हम ये जो पड़ोसी देश है उनकी रैंकिंग की तरफ ध्यान दें तो भूटान 74 पर है, नेपाल 85 पर है, बांग्लादेश 114 पे है, पाकिस्तान 140 पे है और जो वहीं मालदीव और श्रीलंका है वो 53 और 93 पर हैं। अगर हम G20 देशों में ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो है वो 25वीं रैंक के साथ शीर्ष पर है, अगर हम G20 देशों में बात करें। और अगर हम OECD के देशों में बात करें तो चिली जो है वो 7वें स्थान पर सबसे आगे है, यानी कि G20 में ब्राज़ील सबसे आगे है और OECD के देशों में चिली सबसे आगे है। अगर हम जो ये सूचकांक है उसमें भारत की रैंकिंग को देखें तो लगातार सुधार दिख रहा है, क्योंकि 2024 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 109 थी, 2023 में भारत 112 पे है, 2022 में 121 पे था, 2021 में 120 पे था और अभी 2025 में कितनी रैंक है उसकी? तो 99 रैंक है। तो हम इस बॉक्स को भी देख लेते हैं। अगर हम एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष 5 देशों की बात करें तो सबसे पहले पर कौन है? तो फिनलैंड है। दूसरे पर कौन है? स्वीडन है। तीसरे पर डेनमार्क है। चौथे पर जर्मनी है और पांचवे पर फ्रांस है। ठीक है, और ये हमारे 17 एसडीजी लक्ष्य हैं, इन्हें भी याद करिएगा, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि यूपीपीसीएस में एसडीजी से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप याद रखें कि एसडीजी 1, 2, 3, 4 जो है वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसमें क्या क्या याद रखना है? इंडिया की रैंकिंग याद करनी है जो कि 99 है, और जो टॉप 5 है उसमें फर्स्ट पे फिनलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे डेनमार्क है, फोर्थ पे जर्मनी है और फिफ्थ पे फ्रांस है। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो उसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव भारत से आगे हैं और जो पाकिस्तान की हालत है वो बुरी है। अगर G20 देश में बात करें तो ब्राज़ील जो है वो 25वीं रैंक के साथ शीर्ष पर है और OECD की बात करें तो चिली जो है वो 7वें स्थान पर है। तो इन चीज़ को याद रखिएगा। अगर हम निम्न देशों की बात करें कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें सबसे नीचे कौन आया है, तो 167 रैंक के साथ जो है वो दक्षिण सूडान जो है वो सबसे नीचे आया। उसके बाद हमारा सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य है और फिर चाड, सोमालिया और यमन गणराज्य है। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट पे फिनलैंड है और लास्ट पे दक्षिण सूडान है और भारत की जो रैंकिंग है वो 99 है।
दूसरी जो इंडेक्स है वो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025, जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है, और इसमें जो डेनमार्क का कोपेनहेगन है वो दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर के रूप में उसे रैंकिंग प्रदान की गई है। अगर हम इस ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो इसे 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि इस प्रकार है: स्थिरता पर, स्वास्थ्य देखभाल पर, संस्कृति और पर्यावरण पर, शिक्षा पर और बुनियादी ढांचे पर। अगर हम सबसे अधिक रहने योग्य शहर या फिर देश की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा कि डेनमार्क का कोपेनहेगन है, दूसरे पर ऑस्ट्रिया का वियना है, तीसरे पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है, और चौथे पर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है, और पांचवें पर स्विट्जरलैंड का जिनेवा है। अगर हम निम्न श्रेणी की बात करें तो कम से कम रहने योग्य शहर कौन से हैं, तो सीरिया का दमिश्क है और लीबिया का त्रिपोली है, तो इसे याद रखिएगा। अगर हम एशिया प्रशांत कैटेगराइजेशन में भी पूछा जा सकता है, अगर हम एशिया प्रशांत में स्कोर की विस्तृत श्रृंखला है जिसमें सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन है, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न जो कि चौथे स्थान पर है, और सबसे कम रहने योग्य कौन सा है, बांग्लादेश का ढाका जिसका स्थान क्या है, 171वां जो है वो स्थान है। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी कौन करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें फर्स्ट स्थान पर जो है वो डेनमार्क का कोपेनहेगन है, लास्ट पे हमारा सीरिया का दमिश्क है, और एशिया प्रशांत देशों की बात करें तो सबसे रहने योग्य ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है जो कि ओवरऑल चौथे स्थान पर है, और सबसे कम रहने योग्य बांग्लादेश का ढाका है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 इसे ध्यान में रखिएगा। तीसरी जो न्यूज़ है वो है 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025। जो पूछा जा सकता है कि नाटो शिखर सम्मेलन कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि ये 34वां नाटो शिखर सम्मेलन है जो कि 24 से 25 जून कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया है। नाटो की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सम्मेलन की बात करें तो सम्मेलन में जो सदस्य देश है उन्होंने नाटो की रक्षा व्यय को अपने जीडीपी के कितने 5% तक बढ़ाने पर सहमति जो है वो व्यक्त की है। और 2025 का जो हेग शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नीदरलैंड ने किया, ऑफकोर्स क्योंकि नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है, और ये हेग में होने वाला नाटो देश का पहला शिखर सम्मेलन है। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, यहाँ पर एक वॉशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 की बात की गई है, तो इसे देख लेते हैं ये क्या है। तो इसके अनुसार सदस्य देशों में किसी पर भी हमले को सभी देशों पर हमला माना जाता है, ठीक है। और अगर हम देखा जाए तो पारंपरिक रूप से तो ये नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन है, लेकिन अगर हम कुल सम्मेलनों की बात करें तो ये 76वां नाटो शिखर सम्मेलन है। 2026 का नाटो का अगला शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रस्तावित है, तो टर्की में प्रस्तावित है। कहाँ पर, टर्की में प्रस्तावित है। अगर हम नाटो के शीर्ष 5 सहयोगकर्ता देश की बात करें तो अमेरिका पहले पर है, दूसरे पर जर्मनी है, तीसरे पर ब्रिटेन है, चौथे पर फ्रांस है, और पांचवें पर इटली है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगली जो रिपोर्ट है वो है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। तो 18 जून 2025 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जारी किया। किसने जारी किया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देश और क्षेत्रों को उनके शांति के स्तर के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। अगर हम वर्ष 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक में की बात करें तो आइसलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पर है, और ये वर्ष 2008 से लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ आ रहा है। और सबसे निचला स्थान यानी कि 163वां स्थान किसका है, तो रशिया का है। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहला स्थान आइसलैंड का है और सबसे निचला स्थान जो है वो रशिया का है। अगर हम भारत की बात करें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 115 रैंकिंग है। और अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष जो है वो भारत की रैंकिंग जो थी 116 थी। एक बार हम इस टेबल पे नज़र मारते हैं कि विश्व के 10 शीर्ष शांति प्रिय देश कौन से हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 याद रखना है, एटलीस्ट 5 तो याद ही रखना है। तो पहला हमने देखा कि जो फर्स्ट पर आया वो आइसलैंड है, दूसरे पर आयरलैंड है, तीसरे पर न्यूजीलैंड, चौथे पर ऑस्ट्रिया और पांचवें पर स्विट्जरलैंड है। अगर हम सबसे अशांत देश की बात करें तो हमने देखा कि सबसे निचले पर रशिया है, और फिर उसके रशिया के बाद यूक्रेन है, सूडान, कॉन्गो और यमन है, ठीक है। अगर हम
भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो भारत के पड़ोसी देशों में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चीन, ये सब जो हैं ये भारत से बेहतर स्थिति में हैं। और अगर वहीं हम बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें तो वो भारत से बुरे स्थिति में है। ठीक है, अब जो अगली न्यूज़ है वो है अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पहले तो याद रखिएगा किसका है, तो अमेरिका का है। तो पेंटागन ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के क्रियान्वयन की घोषणा की, और ये किस लिए किया गया है कि ईरान के जितने भी परमाणु बुनियादी ढांचे हैं उनके खिलाफ ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया एक अत्यधिक गोपनीय सैन्य अभियान था। क्या है? गोपनीय सैन्य अभियान ईरान के खिलाफ किया गया, और किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंटागन के द्वारा। पेंटागन ने यह पुष्टि की कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, जो फोर्दो, नदाज और जो इस्फहान स्थित 3 प्रमुख ईरानी परमाणु स्थल हैं उनको गंभीर रूप से क्षति पहुंचाना है। तो इन एरियाज़ को याद रखिएगा। उसके बाद इसमें बस इतना ही पढ़ने लायक है। अगली जो रिपोर्ट है वो या फिर इंडेक्स है वो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। तो जो जिसे हम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कहते हैं, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है 18 जून 2025 को। और अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 71 रैंकिंग है और 53.3 स्कोर के साथ है। 118 देशों की रैंकिंग तय की गई है इसमें, और इसमें जो भारत है वो 8 स्थान नीचे आया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में पिछले साल के मुकाबले जो भारत की रैंकिंग है वो 8 स्थान नीचे आई है, क्योंकि 2024 में ये 63 थी और 25 में कितनी है? 71 है। आगे अगर हम बात करें तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 5 देश कौन से हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में? पहले पर स्वीडन है, दूसरे पर फिनलैंड है, तीसरे पर डेनमार्क है, चौथे पर नॉर्वे है, और भारत की तो हमने देखा भारत की रैंकिंग क्या है? 71 है। अगर हम अन्य देशों की रैंकिंग की बात करें तो जो चाइना है उसकी 12वीं रैंकिंग है, और अमेरिका जो है वो 17वीं रैंकिंग पर है। अगर हम अंतिम स्थान देखें किसका है, तो कॉन्गो का जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में अंतिम स्थान है। सूचकांक में केवल जो 28% देश हैं उन्होंने ही ऊर्जा संक्रमण के 3 स्तंभ सुरक्षा, स्थिरता, समानता में सुधार किया है, इसको याद रखिएगा। और जो थीम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की थीम क्या है? फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। तो थीम याद रखिएगा। सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एवं डबलिन आयरलैंड स्थित एक्सटेंचर है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और जैसे कि हमने आगे देखा कि 3 प्रमुख स्तंभ हैं इसके, ऊर्जा सुरक्षा है, स्थिरता यानी कि सस्टेनेबिलिटी है, और समानता यानी कि इक्विटी है। अगली जो न्यूज़ है वो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो 19 जून 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का जो आईआईटी दिल्ली है उसको 123वीं रैंक के साथ भारत का शीर्ष संस्थान बना दिया गया है। इस साल भारत के कितने नए संस्थानों को ऐड किया गया है? तो 8, जिससे कि कुल संख्या कितनी हो गई है? 54। तो अब भारत इस सूची में अमेरिका, यूके और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व वाला देश बन चुका है। जॉर्डन और अजरबैजान क्रमश 6 नए संस्थानों के साथ भारत के बाद दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, और जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसका प्रकाशन कौन करता है? लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषण फर्म यानी कि क्वेवरली सिम्बॉन्ड्स क्यूएस द्वारा किया जाता है। अगर हम शीर्ष 150 में भारत के 2 संस्थानों की बात करें तो पहले पर 123 रैंक पर आईआईटी दिल्ली है, जिसे वैश्विक रैंकिंग 123 मिली है, लेकिन देश में उसकी रैंकिंग कितनी है? पहली। और दूसरे नंबर पर है आईआईटी बॉम्बे, जिसे वैश्विक रैंकिंग जो है वो 129 मिली है, और देश में रैंकिंग कितनी है? 2। और वैश्विक रैंकिंग अगर हम उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर की बात करें तो 222 है, और देश में इसकी रैंकिंग कितनी है? 6 है। अगर हम वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 संस्थान की बात करें तो पहला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंपीरियल कॉलेज लंदन, तीसरा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका,
चौथा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके और पांचवा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024। तो 17 अप्रैल 2025 की न्यूज़वीक और स्टैटिस्टा द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 रैंकिंग में जो हमारा एम्स है नई दिल्ली का, उसे विश्व का 97 और भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल जो है वो घोषित किया गया है। अगर हम अन्य भारतीय अस्पतालों की बात करें तो चंडीगढ़ का पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च 228 पर और गुड़गांव का मेदांता हॉस्पिटल 146वें स्थान पर है। अगर हम दुनिया के शीर्ष 5 अस्पतालों की बात करें तो अमेरिका का मायो क्लिनिक, याद रखिएगा अमेरिका का मायो क्लिनिक जो है वो शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद अमेरिका का ही क्लीवलैंड क्लिनिक दूसरे स्थान पर है। वहीं पर कनाडा का टोरंटो जनरल हॉस्पिटल तीसरे स्थान पर है और जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल जो है वो अमेरिका का 5वें स्थान पर शामिल है। तो इसे याद रखिएगा। अगली जो रिपोर्ट है वो है परमाणु शस्त्रागार पर सिप्री रिपोर्ट 2025। तो सिप्री की एक रिपोर्ट आई है जिसमें परमाणु हथियारों की संख्या के बारे में बात की गई है। पहली बात तो सिप्री का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जो कि है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने बताया है कि जो भारत के परमाणु हथियारों की अनुमानित संख्या है वो जनवरी 2025 में कितनी हो गई है, 180, जो कि जनवरी 2024 में कितनी थी, 172 थी, यानी कि बड़ी है। अगर हम पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या की बात करें तो वो 170 पर स्थिर है। और अगर हम वैश्विक परमाणु हथियार स्थिति की बात करें तो 2025 की शुरुआत में विश्व में कुल कितने परमाणु वॉरहेड थे, 12,241। अगर हम रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है यदि 2010 के न्यू स्टार्ट समझौते की अवधि फरवरी 2026 में समाप्त होने के बाद कोई नया समझौता नहीं हुआ तो तैनात वॉरहेड की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। जो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी ये किसके बीच में हुई थी, यूएसए और रशिया के बीच में 2010 में हुई थी। और कितनी संख्या में आप परमाणु जो है उसे लॉन्च कर सकते हैं, कितना रख सकते हो, उस पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाने की एक समझौता थी। अगर हम परमाणु संपन्न 9 देशों की स्थिति देखें तो पहले स्थान पर रशिया है जिसकी कुल जो परमाणु संपन्न है वो कितना है, 4,309। 2 पर अमेरिका है 3,700। तीसरे पर चाइना है 600। चौथे पर फ्रांस है 290। पाँचवें पे यूके 225 और भारत का कितना है 180 और पाकिस्तान का कितना है 170। तो ये सिप्री की जो रिपोर्ट है इसे ध्यान में रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है G7 राष्ट्रों का 91वां शिखर सम्मेलन 2025। तो कौन से नंबर का सम्मेलन है, तो 91वां शिखर सम्मेलन है। तो क्या कहा गया है कि G7 देशों का 91वां शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कहाँ पर हुआ, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित पर्वतीय पर्यटन नगर कनानास्किस बॉन्स में आयोजित किया गया और इसकी मेजबानी किसने की, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने की। किसने की, मार्क कार्नी ने। अगर हम इस सम्मेलन का मुख्य विषय देखें तो 3 प्रमुख लक्ष्यों के इर्द गिर्द केंद्रित था, समुदायों और विश्व की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना, डिजिटल परिवर्तन को तेज करना और भविष्य के लिए रणनीतिक साझेदारी को सुरक्षित करना। अगर हम G7 देशों की बात करें तो G7 कहा जाता है विश्व के कुछ सबसे विकसित और औद्योगिकृत लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इसके सदस्य देश में कौन आता है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है और यूरोपीय संघ भी जो है इसमें एक अप्रगण्य सदस्य के रूप में भाग लेता है। अगर हम इस शिखर सम्मेलन में G7 देशों के जिन नेताओं ने भाग लिया उनमें शामिल थे, मैचिंग में आ सकता है, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे, जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज थे, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थे, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा थे, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व आयोग के अध्यक्ष में उर्सुला वॉन डेर लेयन थे और परिषद अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा ने किया। इसके अलावा कई गैर G7 देशों को साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया। तो साझेदार देशों में किस किस को आमंत्रित किया, याद रखिएगा, भारत को किया है, ऑस्ट्रेलिया को किया है, ब्राज़ील को किया है, मैक्सिको को किया है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन को किया है। तो G7 जो राष्ट्र है उसका 51 शिखर सम्मेलन याद रखिएगा कहाँ पर हुआ है, कनाडा में हुआ है। कौन कौन से देश जो हैं इसमें
साझेदार देश में आमंत्रित हुए हैं और अन्य देशों के जो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति हैं उनके नाम याद रखिएगा, मैचिंग में आ सकता है। आगे देखें तो इस शिखर सम्मेलन में जो सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक नई पोस्ट ब्रेक्जिट व्यापार समझौता की बात की गई है। और इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कनाडा ने डिजिटल गवर्नेंस को प्राथमिकता दी है। पूछा जा सकता है कि कनाडा ने किसको प्राथमिकता दी है, तो डिजिटल गवर्नेंस को प्राथमिकता दी है। और इस विषय पर प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित रहे, जैसे कि 2023 में अपनाए गए हिरोशिमा AI आचार संहिता में किए गए नैतिक संकल्पों की पुण्य पुष्टि की गई है। OECD के AI फ्रेमवर्क को पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए समर्थन दिया गया है। कनाडा ने AI और डिजिटल नवाचार के लिए एक नया मंत्रालय भी स्थापित करने की घोषणा की है। और भारत ने इन चर्चाओं में सक्रिय भूमिका निभाई और प्रधानमंत्री मोदी ने जिम्मेदार AI की अवधारणा को आगे बढ़ाया और फर्जी वीडियो यानी कि जो डीप फेक्स को रोकने के लिए वाटर मार्किंग की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। तो पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने कहां पर UPI और आधार को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है, तो जो G7 का भी शिखर सम्मेलन हुआ है कनाडा में, वहां पर किया है। आगे जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अपने छठी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो बोला जा सकता है 5वीं है, 4थी है, लेकिन आपको याद रखना है छठी उपस्थिति है, जो वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने टिक मार्क करवाया है, वही ब्रिलियंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसे बार बार रिवाइज़ कीजिएगा। आने वाली वीडियोस में मैं इसे पूरी तरह से कवर कराऊंगी, क्योंकि एक बार में मैं ज़्यादा कवर करा दूंगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाएगा, बोरियत फील होगी। तो अभी जितनी भी रिपोर्ट्स या रैंकिंग मैंने कराई है उसे ध्यान में रखते हुए उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिएगा। अब हर रोज़ वीडियोस आएंगी तो आप उसे देखकर फिनिश कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट है, आपको कोई और चीज़ इसमें चाहिए या फिर आपको लगता है कि कौन सी मैगज़ीन या कैसे कवर कराना है, जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।